बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अडयाला जेल से आने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इमरान खान की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की अपील मुस्तरद कर दी गई है और इमरान खान ने अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट पर आइंदा आने वाले चंद दिनों में दबाव मजीद बढ़ाने का फैसला करते हुए उन्हें मुसलसल बिजी रखने का इरादा जाहिर किया है। ताज़ा तरीन इत्तलात, कन्फर्म्ड इत्तलात अडयाला जेल से ये बता रही हैं कि इमरान खान के रडार पर इस वक्त आला अदलिया के 100 जजेस और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के 25 जर्नैल इमरान खान के रडार पर मौजूद हैं। और कप्तान, जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों का ये दावा है कि कप्तान का ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत के हैंडलर्स और सहूलतकार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के अंदर मौजूद हैं और इमरान खान इन सब को एड्रेस करने का इरादा रखते हैं। तैयारियां इमरान खान साहब की जानिब से शुरू कर दी गई हैं और 100 से ज़ायद लोग, जी हाँ, जिनमें 100 के करीब जज साहिबान और 25 के करीब जर्नैल साहिबान हैं, इन तमाम को इमरान खान की जानिब से ख़त भिजवाए जाने का फैसला कर लिया गया है। और इसके साथ साथ 5 आलमी फोरम्स को भी इमरान खान की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डोजियर भिजवाए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इमरान खान अपनी इस तहरीक को अगले फेज में लेकर जा रहे हैं। और कुछ दोस्त सवाल पूछ रहे थे कि अवामी राब्ता मुहिम का क्या बनेगा, तो जो उस हवाले से हमारे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि इस दौरान ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की जो कोशिशें हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन इमरान खान ने क्रिकेट की चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है उसके दौरान और रमज़ान के दौरान अवामी राब्ता मुहिम के लिए रहनुमाओं को और कारकुनान को फ़िलहाल सड़कों पर निकालने से गुरेज करने का इशारा दे दिया है। और खतूत का लेकिन जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। इस दौरान सफारती महाज भी गर्म रहेगा, लेकिन फरवरी का ये जो बाकी महीना है, तकरीबन 2 हफ्ते, और जो मार्च का महीना है, रमज़ान और चैंपियन ट्रॉफी, इस दौरान इमरान खान जो है वो जो ख़तो किताबत का इमरान खान का सिलसिला है उसको वो मज़ीद हीट दे रहे हैं। उन तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तक इमरान खान अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस मौजूदा हुकूमत के हैंडलर्स और सहूलतकार समझते हैं। और छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान बड़े जलसे पूरे मुल्क के अंदर किए जाएंगे। प्रायोरिटी यही होगी कि एक ग्रैंड नेशनल अपोजिशन अलायंस बनाया जाए इस हुकूमत के खिलाफ और एक नुक्ते के ऊपर तमाम तर सियासी जमातों को मुत्तहिद किया जाए। लेकिन उस पर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि नए आम इंतखाबात की बात की जाएगी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट है उसकी वापसी की बात की जाएगी। इसमें एक सवाल बड़ा अहम इसलिए भी है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की वापसी की बात की जाती है तो क्या अपोजिशन अलायंस बन सकेगा, क्योंकि ऐसी सूरत हाल के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब ईजी नहीं होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की वापसी की सूरत में। उन्हें तो क्योंकि कुछ नहीं मिलने वाला, जमात इस्लामी के साथ भी राब्ते किए जाएंगे। आज जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से कमेटीज़ जितनी भी हैं पार्लियामान की, वहाँ से रिज़ाइन करने का जो है वो इशारा दे दिया गया है। मौलाना फजल रहमान साहब से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। मामलात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं वो ग्रैंड अपोजिशन नेशनल अलायंस की जानिब लेकर जाना चाहती हैं। लेकिन क्या ये तहरीक हाई जैक नहीं हो जाएगी मौलाना फजल रहमान के हाथों में देकर? ये एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अगर मुल्क को नए आम इंतखाबात की जानिब बढ़ाया जाता है तो उससे पहले यकीनी तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फील्डिंग सेट की जाएगी। अहम तरीन ओहदों पर तैनातियाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके साथ साथ दीगर जो है वो अहम तरीन तैनातियाँ जो है वो करने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे मौके के ऊपर अपनी मर्जी की आइन साजी, कानून साजी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जाएगी। ये कह करके देखिए जनाब, हम आपको इलेक्शन तो दे रहे हैं, बड़ा नाजुक मामला है, बड़ा नाजुक मौका है। और इस मौके के ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस बुनियादी मुतालबे से पीछे हटती है कि आप हमें हमारे मैंडेट वापसी का जो उनका मुतालबा है उससे अगर वो पीछे हटते हैं तो फिर आलमी सतह पर के ऊपर क्या होगा, क्योंकि इंटरनेशनल ऑडिट की बात की जा रही है। हमारी मालूमात के मुताबिक इस वक्त वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक 3, इसके साथ साथ जनाब जो है वो
مزید جو جن عالمی اداروں کا نام لیا جا رہا ہے اس میں عالمی عدالت انصاف بھی ہے، عالمی انسانی حقوق کمیشن بھی ہے، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے وہ بھی۔ ایشین بینک کے حوالے سے کنفرمیشن نہیں ہو سکی۔ باقی جو 5 فورمز ہیں ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان 5 فورمز کو بھی عمران خان صاحب ایڈریس کرنے جا رہے ہیں، اور اسی جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں، مارچ کے مہینے کے اندر جب عمران خان اعلیٰ عدلیہ اور جرنیلوں کو خط لکھنے جا رہے ہیں تو ڈوزیئر جو ہے وہ ان 5 اداروں کو بھجوائے جائیں گے۔ اچھا، اب ان ڈوزیئر کے نکات کیا ہوں گے؟ جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ کہ کیونکہ یہ تمام تر جو ادارے ہیں ان کا جو ہے وہ مختلف قسم کا مینڈیٹ ہے۔ ورلڈ بینک اور IMF وہ اقتصادیات کے حوالے سے کام کرتے ہیں، امریکہ کی جانب دیکھتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ملکوں کے اندر کرپشن اور دیگر معاملات دیکھتی ہے، گورننس وہ بھی امریکہ کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کے بعد عالمی عدالت انصاف ہے، آئین قانون اور انصاف کے معاملات کو دیکھتی ہے۔ اور پھر جناب انسانی حقوق کمیشن ہے جو کہ ملکوں کے اندر جو ہے وہ انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے وہ بھی دیکھتا ہے۔ اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ عالمی سطح پر کام کرنے والے انتخابی اصلاحات یا الیکشنز کے آبزرورز کے طور پر جو کام کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے کیے جائیں گے۔ اس ضمن میں پتن کی جو رپورٹ ہے اسے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس قسم کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ سرور باری صاحب جو پتن کے سربراہ ہیں ان کے بھی کچھ عالمی اداروں کے ساتھ رابطے ہیں۔ رپورٹ جو ان کی جانب سے 1 سال پورا ہونے پر دھاندلی کا، خطرناک ترین بدترین دھاندلی کا 1 سال مکمل ہونے پر ان کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی تھی وہ رپورٹ بھی جناب عالمی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہے۔ اب یہ تمام تر تفصیلات ہیں۔ یہ جناب اس طرح سے ہوا کہ آج بلکہ 2 دن پہلے گنڈاپور صاحب، میں نے آپ کو بتایا گنڈاپور صاحب بھی پہنچے ایک عرض لے کر، درخواست لے کر کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ معاملات دوبارہ سے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کی جانب جو بیک ڈور مذاکرات چل رہے تھے اس کے لیے حامی بنیں، معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ عمران خان کو پھر آفرز کی گئیں گنڈاپور صاحب کی جانب سے کہ معاملات اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو بنی گالا شفٹ کیا جا سکتا ہے، KP کے آپ جا سکتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں آپ کو لاہور میں نظر بند کیا جا سکتا ہے، اور ان تمام تر چیزوں کے باوجود اگر آپ کو کم از کم 1 سال کی گارنٹی دے دیتے ہیں کہ آپ خاموش بیٹھیں گے تو جناب آپ باہر بھی جا سکتے ہیں، آرام سے باہر جائیں، بچوں کے ساتھ آپ اپنا وقت گزاریں، اس دوران پارٹی یہاں پر دیگر لوگوں کے حوالے کریں، 1 سال بعد واپس آئیں اور اس کے بعد ہم پاکستان کے اندر الیکشن کرا دیتے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں عمران خان سب تک پہنچائیں گی، لیکن عمران خان اس وقت کسی چیز کا کے اوپر، کیونکہ ماضی میں بھی اس قسم کی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اعتبار اور اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک جو بنیادی مطالبات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ کیا ہیں۔ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا قیام، 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا قیام، رجیم چینج سائفر کے معاملے کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا قیام، اور اب اس کے ساتھ ساتھ عمران خان یہ بات کر رہے ہیں 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات جو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھینا گیا اس کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ بعد میں پھر اس قسم کی اطلاعات بھی آئیں کہ فواد چودھری صاحب جناب وہاں پر پہنچے اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر، پھر یہ اطلاعات آئیں کہ وہاں شعیب شاہین صاحب بھی موجود تھے، اور وہاں پھر جناب ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ہوگی گیٹ نمبر 5 پر، یہ اطلاعات بھی آئیں۔ پھر فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہبہ چودھری بھی موجود تھیں۔ فواد چودھری صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب نے ہبہ چودھری کو کہا کہ وہ جب فواد چودھری نے بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ فواد چودھری اور شعیب شاہین کے درمیان آپ صلح کروا دیں۔ بقول فواد چودھری کے صلح جو ہے وہ ہو گئی ہے، جبکہ شعیب شاہین صاحب نے کہا ہے کہ جناب فواد چودھری صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی صلح جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے، اور وہ کوئی صلح کرنے کا جو ارادہ ہے وہ بھی جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ سلمان اکرم راجہ کے اوپر مسلسل ایک تنقید شیر افضل مروت اور بعض دوسرے مخصوص لوگوں کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ وجہ ان کی یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جن کو اہم ترین عہدے کے اوپر عمران خان نے تعینات کیا تھا، اس وقت زبردست انداز میں جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن لے رہے ہیں، اور بار بار عمران خان کے اس موقف کی تائید کر رہے ہیں، اور بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کوئی ڈیل کسی سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی یہ جو تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ شعیب شاہین اور فواد چودھری کے درمیان گیٹ نمبر 5 پر لڑائی ہوئی، بیرسٹر شعیب شاہین کو تھپڑ مارا فواد چودھری نے، شعیب شاہین زمین پر گر گئے، عملے نے دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کروایا، چھڑوایا، پھر جناب شعیب شاہین کو زمین پر گرنے کے باعث جو ہے وہ چوٹ بھی جو ہے وہ آئی، اور بعد کی جو تفصیلات ہیں وہ جناب ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اچھا، عدلیہ کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ کل جب جو ہے وہ جسٹس ڈوگر صاحب نے جب کل حلف لیا تھا تو اس وقت جو وفاقی حکومت کی وکلا تنظیمیں ہیں انہوں نے جسٹس ڈوگر کی بطور قائم مقام چیف جسٹس تعیناتی کو
मुस्तरद कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर वो कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर वो हलफ ले रहे थे। जरदारी साहब ने हलफ लिया उनसे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को बुलाया गया था, लेकिन 5 जज साहबान, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने इस तकरीब के अंदर शिरकत नहीं की। और दिलचस्प बात यह है कि ऐन उसी वक्त मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस की हलफ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट में शिरकत कर रहे थे, जो कि ऐवान सदर से चंद कदम दूर जो है सुप्रीम कोर्ट की इमारत है। वहाँ पर जब उनसे पूछा गया मीडिया की जानिब से कि आप अपने कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर जो हूँ वो आरामदेह हूँ। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से वकला में सर्टिफिकेट तकसीम करने की एक तकरीब हुई, जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने शिरकत की। और फिर इस किस्म की ख़बरें भी आईं, इस किस्म की इतलात भी आईं कि जो वकला हैं वो एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू करने का इरादा रखते हैं। अच्छा, अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है, मीडिया जो है वो पीका एक्ट के मामले पर ऑलरेडी सड़कों पर है। गुज़श्ता 3 दिनों से भूख हड़ताल भी की गई। पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताल, जो अलामती भूख हड़ताल के जो कैंप हैं वो भी लगाए गए। वहाँ पर जो है साफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, जिसमें APNS, CPN दीगर जो तंजीमें हैं उनके लोग भी शामिल हैं, वो इस वक्त जनाब PFUJ के साथ इकट्ठे हैं, जो पाकिस्तान में साफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम है, और पीका एक्ट के ख़िलाफ़ वो सड़कों पर हैं। फिर ये इत्तलात कल आई कि मुकम्मल तौर पर उस पीका एक्ट को मुस्तरद कर दिया गया है साफ़ती तंजीमों की जानिब से, और कहा गया है कि इसको फिल फोर जो है वो वापस लिया जाए। अब कोई किसी किस्म की अमेंडमेंट की बात नहीं, फौरी तौर पर पहले मुस्तरद किया जाए। मामला ये अदालतों के अंदर है, उस पर भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ये मामला भी जब आगे बढ़ेगा तो फिर पता चलेगा कि सहाफ़ी आगे जो है वो क्या लायामल इख्तियार करते हैं। यानी ये एक पूरा बैकग्राउंड है कि जब वकला इस वक्त जो है वो पर तोल रहे हैं रेफरेंस की जानिब, क्योंकि इशारा किया गया राना सनाउल्लाह की जानिब से कि जनाब हम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ रेफरेंस ला सकते हैं। नाम नहीं लिया, लेकिन 2 जजेस का उन्होंने जिक्र किया। सबको इस बात का अंदाज़ा है कि हुकूमत को किन 2 जजेस से परेशानी है, तो जिस पर मंसूर शाह साहब ने रद्द-ए-अमल दिया कि लड़ते हुए जाएंगे। जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया कि इस तरह से हम हार नहीं मानेंगे, हालत जंग में हम और लड़ते हुए जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, जब हमने किसी किस्म का कोई गलत काम किया ही नहीं तो फिर क्यों रेफरेंस का डर है। फिर जनाब इरफान सिद्दीकी साहब पहले आए मामलात को बेहतर करने के लिए और कहा जी किसी किस्म का कोई रेफरेंस हमारा जो है वो भेजे जाने का इरादा नहीं है। फिर उन्होंने भी ट्विस्ट किया और मौसूफ करने लगे कि फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है, आगे चलकर जो है वो कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी इस किस्म की धमकियों का जो सिलसिला है, डेफिनेटली जब पता हो कि हमारे पीछे पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खड़ी है, हमें आशीर्वाद हासिल है पूरी इस्टेब्लिशमेंट की, तो फिर डेफिनेटली ज़रा दिलेरी आ जाती है ना हमेशा से, क्योंकि नून लीग का ये तरीका वारदात रहा है इस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर बैठकर अपने सियासी मुखालफिन के साथ और ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ जो कि आइन और कानून के ऊपर चलते हैं, चाहे वो अदलिया में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, मीडिया में, उनके ख़िलाफ़ वो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से माजी के अंदर भी कार्रवाइयाँ करते रहे। अब भी जनाब इसी किस्म का इरादा जो है वो उन्होंने ज़ाहिर किया है। लेकिन इस वक्त इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस अहम तरीन मौका पर इस वक्त जो गैर जानिबदार हल्के हैं वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर इत्तेहाद क्यों नहीं है। रीज़न उसकी डेफिनेटली वो है कि इमरान खान गुज़श्ता तकरीबन जो है वो 1.5 बरस से ज़ायद का अरसा हो गया, 2 बरस होने वाले हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर कैद हैं और पार्टी के ऊपर उनकी गिरफ्त तो इस लिहाज से तो मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद जो बाहर के अमली तौर पर प्रैक्टिकल इकदाम हैं उनमें क्योंकि इमरान खान साहब बराह रास्त शामिल नहीं होते, इसलिए फिर वहाँ पर धड़ेबंदी भी है। वहाँ पर आप देख सकते हैं KPK के अंदर भी धड़ेबंदी है, पंजाब के अंदर भी धड़ेबंदी है, दीगर भी मामलात हैं जिससे इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हल्के नून लीग जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। तो पैगाम यही आज भी इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया अपनी क़यादत को कि अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद बरकरार रखें। कारकुनान जो हैं बहरहाल जो कि बड़ी तादाद में है पूरे मुल्क के अंदर, चाहे सोशल मीडिया पर हों या दीगर कारकुनान, उनमें इत्तेहाद है। अवाम जो हैं वो बड़ी तादाद में खड़े हैं डट के इमरान खान साहब के साथ है। उन्हें इस बात से किसी किस्म की कोई गर्ज नहीं है कि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कौन है, पार्टी का वज़ीर जो है वो सेक्रेटरी इत्तलात कौन है, किसके पास किस किस्म का ओहदा है, कौन वज़ीर आला है, कौन सूबाई सदर है। वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की बात के ऊपर जो है वो लब्बैक कहते हैं। और यही परेशानी है, असल में यही परेशानी भी है इमरान खान के जो सियासी हलीफ हैं उन्हें भी, और जो ताकतवर हल्के हैं
انہیں بھی کہ عمران خان کے ساتھ جو عوام کا رابطہ ہے اسے تمام تر کوشش کرنے کے باوجود جو ہے وہ توڑا نہیں جا سکا، اور عمران خان نے خطوط لکھنے کا یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، اور میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ اس کی ہیٹ یقینی طور پر پہنچ رہی ہے جہاں پہنچنی چاہیے۔ پہلے سیکیورٹی ذرائع سے رد عمل، پھر آرمی چیف صاحب کا خود گفتگو فرمانا، یہ تمام چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جن کے اوپر خاموش رہا جا سکتا تھا اس پر رد عمل دینے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور جو میڈیا بات کرتا ہے کہ ہم عمران خان کو مائنس کر چکے ہیں، ان کے پاس بھی عمران خان کے علاوہ کوئی بھی ٹاپک اس وقت پاکستانی میڈیا کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ موصوف روف کلاسرا صاحب کل ایک جگہ فرما رہے تھے کہ عمران خان اگر 24 گھنٹے چپ رہ سکے تو ان کے کئی مسائل حل ہو جائیں گے، تو کہنا یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب 24 گھنٹے چپ رہے تو کلاسرا صاحب پھر آپ کس چیز کے اوپر گفتگو فرمایا کریں گے؟ اس وقت تو ہر لمحہ بات کرنی ہے، ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ جب پاکستان میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور آپ کہتے ہیں عمران خان کو خاموش رہنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔